हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की थ्योरी क्लास में ये हमारी 19वीं क्लास है और आज हम छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र देखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश में लगभग 80% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब वो खेती किसानी कर रही हो, फसल उगा रही हो, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे जैसे वहाँ पे मान लीजिए कृषि उद्योग है, कृषि उद्योग में वो काम कर रहे हो। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 80% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो देखिए, सोचिए, इतनी बड़ी आबादी अगर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा आपको हम पशु क्षेत्र के बारे में बताएंगे, पशु संगणना के बारे में बताएंगे, पशुओं के बारे में भी बताएंगे आपको। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझते जाइएगा सारी चीज़ों को। चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पे और देखते हैं पहला स्लाइड क्या है। यहां देखिए, आपको एक चीज समझ में आया होगा कि जो हमारे प्रदेश की, हमारे जो देश की जमीन है, वो बारिश भगवान तो सींचते ही है, लेकिन किसान जो है, किसान अपने पसीने से सींचता है। आपको ये लग रहा हो कि यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें फसल प्राप्त हो जाती है, हमें खाना मिल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसी आसानी से मिल जाता है। लेकिन उस किसान से जाके पूछिए जो वो दिन रात मेहनत करके इस फसल को उगाता है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि हमने फसल को उगाया, स्टार्टिंग में जब उसको उगाया जाता है, जैसे धान की फसल, तो उसे रोपा लगाया जाता है। उसके पहले उसको क्या, जो बीज रहता है, बीज को रखा जाता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी फसल होती है, फिर उसको रोपते हैं। वो जो प्रोसेस होता है इतना आसान नहीं होता। वो गर्मी में उसको देखना पड़ता है, चिड़िया आती हैं, फिर जानवर आएंगे, उनसे बचाना रहता है हमें फसल को। उसके बाद जब बड़ी होती है तो उसे सिंचाई और उसकी निराई, जो मतलब जो निराई करना पड़ता है वो अलग होता है। फिर उसके बाद और आप जब देखेंगे तो फिर हमें, मतलब जब हम फसल को पूरा उगा डालते हैं, सारी चीज करने के बाद में लास्ट प्रोसेस होता है। कहीं अगर उस टाइम में भी बारिश हो गया तो पूरा जितना मेहनत रहता है, सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। हाँ, हमें छोटी चीजें लगती हैं कि हाँ यार फसल मिल गई। एक किसान की स्टोरी बता रहा हूं हमने देखा था, उसकी यहाँ लगभग 8-10 बोरे के आसपास में वहां पे धान था। लगभग पहले तो 40 के आसपास था, फिर उसने आधा धान तो ले गया था, लेकिन 10 बोरे के आसपास में धान था। अचानक से ऐसा होता है कि उसी टाइम पे बारिश होती है, और इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो जो धान रहता है वहां से किसान के पास टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, बारिश होना ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कब बारिश हो जाएगी। और अचानक से हुआ, वो उसको हटाने के लिए टाइम भी नहीं मिला, और ऐसा होता है कि जो 8-10 बोरा धान रहता है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। सोचिए, आप अभी बस अपने एंगल से ना सोचिए, किसान के एंगल से सोचिए कि उन्होंने वहां तक ले जाने के लिए कितना मेहनत किया था। मतलब छोटी सी एक धान से उस धान तक, ये धान से सोचिए, एक धान के टुकड़े से, धान से उस धान तक पहुंचाने के लिए उसने कितना मेहनत किया था। और लास्ट में क्या होता है कि बारिश, मतलब कहीं ना कहीं जो प्रकृति का प्रकोप है उस पर हावी हो जाता है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि बहुत मेहनत से हमें जो भी नसीब होता है हमें खाने के लिए, वो बहुत ही मेहनत से होता है। तो किसान को सैल्यूट है जो इतना मेहनत करके हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में कृषि। क्या है? छत्तीसगढ़ में कृषि। छत्तीसगढ़ में हम कृषि तो करेंगे, लेकिन आखिर ये कृषि का काम कितने लोग करते हैं, कितने कृषक परिवार करते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कृषि करते हैं वो टोटल कितने कृषक परिवार हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल कृषक परिवारों की संख्या अगर पूछ ले आपसे, कुल कितने कृषक परिवार हैं, तो आपको याद रखना है 40.10 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं। कितने? तो 40.10 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि कृषि का काम करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, और हमने अभी आपको बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत आबादी है जो कि क्या काम करती है, कृषि से जुड़ी हुई है, चाहे कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो लगभग 80% आबादी, कितनी? लगभग 80% आबादी, लगभग 80% आबादी जुड़ी हुई है किससे? कृषि से। ठीक है, कितनी प्रतिशत आबादी? लगभग 80% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है।
या है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। ठीक है, चलिए यहां पे हमने आपको बताया कि कृषक परिवार कितने हैं, तो 40 लाख के आसपास है, 40 लाख कृषक परिवार है। इनमें भी जो लगभग कितने 82% जो कृषक परिवार है, इनमें से 82% कृषक जो परिवार हैं, 82% जो कृषक परिवार हैं वो किस में आते हैं, तो ये आते हैं कृषक परिवार, ये लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। किसमें, तो ये सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं। किसमें, सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीमांत जोत का आकार बताइए, लघु जोत का आकार बताइए। हमने आपको बोला कि सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं, इसका मतलब आप बोलोगे क्या है, हमें नहीं समझ में आया। देखिए ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बन सकता है कि सीमांत जोत का आकार बताइए, लघु जोत का आकार बताइए। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, कृषि जोत, कृषि जोत मतलब कृषि जोत है ना। इसका मतलब ये होता है कि आखिर जमीन कितनी है उनके पास। ठीक है, जो 82% किसान है, हम क्या बोल रहे हैं 82% किसान, 40 लाख परिवार में अगर आप 82% आप निकालोगे तो आप देखोगे लगभग 35 लाख के आसपास होगा। मतलब 35 से 36 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास कितना जमीन है, तो ये लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। मतलब इनके पास 1-2 हेक्टेयर जमीन है, ज्यादा नहीं है। कितनी, 1-2 हेक्टेयर जमीन है, जो कि ये 82% किसान ऐसे हैं जिनके पास 0 से 2 हेक्टेयर की पास में जमीन है। चलिए कृषक ज्योति के आकार पर हम बोलते हैं, कृषि ज्योति के आकार पर ये लघु और सीमांत श्रेणी को बांटा जाता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सीमांत जोत क्या होता है, सीमांत जोत, सीमांत जोत का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा किसान जिसके पास, क्या बोला हमने, ऐसा किसान जिसके पास 0 से लेके 1 हेक्टेयर, कितना, 0 से लेके 1 हेक्टेयर जमीन होती है, उसे हम बोलते हैं सीमांत कृषक या फिर सीमांत जोत, है ना। सीमांत कृषक कौन, जिसके पास 0 से लेके 1 हेक्टेयर जमीन होती है, वो होता है सीमांत कृषक या फिर सीमांत जोत, है ना। फिर देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि लघु कृषक बता दीजिए या फिर लघु जोत बता दीजिए, जितने में जुताई होती है एक हेक्टेयर में, तो सीमांत हो गया। अगर ऐसा हुआ कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में किसी के पास जमीन हुई, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा कृषक लघु कृषक हो जाता है, वो लघु जोत हो जाता है। आपको याद रखना है, सीमांत जोत में 0 से 1 हेक्टेयर, लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर। यहीं पे अगर आपसे पूछ लेगा कि मध्यम जोत, मध्यम जोत में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 से 10 हेक्टेयर अगर किसी के बीच में जमीन है, कितना, 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में अगर जमीन है, उसे हम बोलते हैं मध्यम कृषक या फिर मध्यम जोत, है ना। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि वृहद कृषक या फिर वृहद जोत का आकार बता दीजिए, तो आपको याद रखना है जिसके पास, ऐसा किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है, उसे हम बोलते हैं वृहद जोत या फिर वृहद कृषक। ठीक है, चलिए एक बार हम पहले इसको रिवीजन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि, कितने प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, तो 80% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। कितने कृषक परिवार है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 40.10 लाख परिवार कृषक परिवार में आते हैं। इन कृषक परिवारों में भी 82%, सोच सकते हो 80 से ज्यादा प्रतिशत के लोग ऐसे हैं जो कि सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं। मतलब उनके पास जमीन कितनी है, 0 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है। कितने प्रतिशत, तो 82%। आप इनमें अगर काउंट करोगे तो 35-36 लाख के आसपास में कुछ आएगा। फिर सीमांत जोत में देखिए आपको याद रखना है, सीमांत कृषक या सीमांत जोत अगर आपसे पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में अगर किसी के पास जमीन है, तो वो सीमांत कृषक हो जाएगा। अगर आपके पास में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, मान लीजिए आप कृषक हो और आपके पास में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, तो आप लघु कृषक हो जाओगे। अगर आपके पास में 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, तो मध्यम कृषक हो जाओगे। अगर आपके पास में 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, तो आप वृहद कृषक हो जाओगे। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, अब हमें क्या इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसल कौन कौन सी है और सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है। ठीक है, प्रमुख फसल में अगर आपसे कोई पूछ ले कि खाद्यान्न फसलें, देखिए खाद्यान्न फसलें में क्या आता है, गेहूं आ गया, चावल हो गया, है ना, ये जो चीजें होती हैं ये खाद्यान्न फसलें में आती हैं। तो खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, सब चीज आता है खाद्यान्न फसलें में ना।
तो खाद्यान्न फसलें, या फिर आपसे अगर कोई पूछ ले खाद्यान्न या फिर अनाजों में पूछ ले कि अनाजों में सबसे ज़्यादा अनाज किसका होता है, सबसे ज़्यादा अनाज हमारे छत्तीसगढ़ में किसका होता है, तो बोलोगे धान का होता है। ये आपको पता ही होगा किसका होता है, तो धान सर्वाधिक होता है। चलिए, अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले कि दलहनी फसलों में बता दीजिए कि दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, अगर दलहनी फसलों के आपसे पूछे जाए तो फिर आपको याद रखना है चना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दलहनी फसलों में। अगर आपसे पूछा जाए कि तिलहनी फसलों में, मतलब तेल सबसे ज़्यादा किस चीज़ में उत्पादन होता है तेल का, तो बोलोगे तेल में देखिए राई आता है, मतलब सरसों आता है ना, मूंगफली भी आता है, इसके अलावा सोयाबीन भी आता है, तो कहीं ना कहीं इसे तेल निकलता है। तो तेल वाली जो फसल होती है उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो आपको याद रखना है मूंगफली का। किसका, मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी फसलें होती हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, चना, मटर, मक्का, तिलहन, जो भी फसलें होती हैं, ये फसलें किसी ना किसी टाइम पे होती हैं। अगर आप गेहूं को बारिश के सीजन में, जैसे अभी का जो टाइम आ रहा है, इस टाइम पे उगाओगे तो क्या होगा, गेहूं उगेगा ही नहीं। क्या होगा, उगेगा लेकिन वो सड़ जाएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है। यही जो धान होता है, चावल होता है, ये चावल को, अगर चावल वाली जो फसल होती है जिसे हम धान बोलते हैं, धान को अगर आप गर्मी में उगाओगे तो क्या होगा, नहीं उगेगा क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी में पानी उतना होता नहीं है। तो इनका एक टाइम पीरियड होता है। तो फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। फसलों को वर्गीकरण के आधार पर 3 तरीके से उसका बांटा जाता है। कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो जो फसल का वर्गीकरण होता है, फसल का वर्गीकरण, तो फसल का वर्गीकरण में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं आपको याद रखना है, ख से खरीफ, र से रबी और जा से जायद। ठीक है, देखिए ख पहले आता है, फिर उसके बाद र आता है, आपको याद रखना है। खरीफ और रबी में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, जायद में कोई डाउट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये गर्मी के टाइम पे होता है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आप कब खाते हो, ठंडी में खाओगे क्या, तो बोलोगे नहीं ठंडी में खाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये ठंडा होता है। ठीक है, तो आपको और सर्दी हो जाएगा। तो जो जायद फसलें होती हैं वो कब, वो गर्मी के टाइम पे होती हैं, है ना। इसका जो उत्पादन होता है वो न के बराबर होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम होता है। खरीफ और रबी फसलों का ज्यादा उत्पादन होता है, उसमें भी अगर सबसे ज्यादा पूछा है तो खरीफ फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए, ख पहले आता है, मतलब कहीं ना कहीं खरीफ पहले आएगा, र बाद में आता है इसलिए र बाद में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं कृषि फैमिली से जुड़े हुए होंगे, कृषक फैमिली से जुड़े हुए होंगे। आपने जाके गांव में देखा होगा कि हाँ यार किस टाइम पे कौन सी फसल उगाते हैं, नहीं देखा फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम पहले क्या कराएंगे, तो पहले बारिश कराएंगे। आप बोलोगे हाँ बारिश होता है पहले चलिए बारिश हो गया, बारिश होने के बाद में हम फसल उगाएंगे। बारिश के पहले कोई फसल उगाओगे क्या, नहीं उगा सकते। बारिश हो गया, फसल उगाओगे, कौन सी फसल, खरीफ फसल। फिर उसके बाद अब बारिश के बाद ठंडी का टाइम आ जाता है तो रबी फसल हो जाती है। ठीक है, रबी के बाद में क्या, गर्मी का टाइम आ जाता है, जायद फसल हो जाती है। ठीक है, तो ये गर्मी टाइम में, ये शीतकालीन टाइम में, मतलब सर्दी के टाइम पे, और ये कब होता है, तो ये मानसून या फिर बारिश के टाइम में, वर्षा ऋतु में ये होता है। ठीक है, चलिए अब खरीफ फसल के पहले, खरीफ फसल के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल ग्रीष्मकालीन फसल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीष्मकालीन फसल एक तरीके से होता है, लेकिन ये मुख्यतः बोला जाए तो कहीं ना कहीं ये वर्षा पे डिपेंड करता है, बारिश पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन सी फसल आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए चावल तो खरीफ फसल है क्योंकि बारिश जैसे हुआ तब हम उगाते हैं। ज्वार, हाँ बारिश कम हुई तो ज्वार उगाती है। बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, ये जो भी फसलें हैं सारी फसलें खरीफ फसल हो जाती हैं। रबी फसलें देखिए ये शीतकालीन टाइम पे होती है, हाँ बिल्कुल। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू, ये जो फसलें होती हैं ये रबी फसलें में आती हैं। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है कि हम कब काटते हैं, कब बोते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रबी फसल में कौन सी फसल आती है, खरीफ फसल में कौन सी फसल आती है, ये हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और किस में पूछेगा, या तो यहाँ पूछ लेगा या तो इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा, अर्थव्यवस्था में पूछेगा। जब कृषि की बात आती है तो वहाँ पे पूछ लेता है। जायद फसलों में आपको क्या याद रखना है, जायद फसलों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सब क्या होती हैं, तो जायद फसलें होती हैं। ठीक है, तो इसको आप, ये स्लाइड को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसको आप बार बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप रटना मत, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मक्का कब होता होगा।
ठीक है। बाजरा कब होता होगा, ज्वार कब होता होगा, चावल कब होता होगा, ठीक है। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। अब हम बात करते हैं, किसान फसल तो उगाता है लेकिन ये किसान क्या करता है, ऋण भी लेता है। क्या करता है, किसान ऋण लेता है, ठीक है। तो जैसे ही जब आपको पता होगा कि अभी जो सरकारों ने बोला हम कृषि ऋण माफ कर देंगे, हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, सारा चीज चल रहा था, ठीक है। तो जो किसान ऋण लेता है उसमें आपको याद क्या रखना है कि जो 15 माह से कम अवधि के लिए ऋण लेता है, मान लीजिए 15 माह से कम अवधि के लिए ऋण लिया, कम अवधि के लिए ऋण लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। क्या बोलते हैं, अल्पकालीन ऋण। देखिए ये जो हम आपको टर्म समझा रहे हैं ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएंगे, जब हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां भी काम आएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर हमसे पूछता है। मान लीजिए कि 15 माह से कितना, 15 माह से अगर 5 साल के बीच में अगर कोई ऋण लेता है, कितना, 15 माह से अगर 5 साल के बीच में कोई ऋण लेता है उसे हम बोलते हैं मध्यकालीन ऋण। क्या बोलते हैं, मध्यकालीन ऋण, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे 5 साल हो जाएगा, और अगर 5 साल से ज्यादा के लिए अगर कोई ऋण लेता है, 5 साल से ज्यादा के लिए अगर कोई ऋण लेता है उसे हम बोलते हैं वृहदकालीन ऋण। क्या बोलते हैं, वृहदकालीन ऋण, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको, 15 माह से कम अल्पकालीन, 15 माह से 5 साल मध्यमकालीन, 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर ऋण लेता है कोई कि हाँ मुझे 5 साल से ज्यादा के लिए यहाँ पे खेती करनी है, हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उसे हम बोलते हैं वृहदकालीन ऋण, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में औसत जोत का आकार कितना है, मतलब एक किसान को कितना हेक्टेयर जमीन मिलती है, एवरेज। हो सकता है किसी के पास 10 एकड़ 20 एकड़ या फिर जहां तक नजर जा रही है वहां तक हमारी जमीन है, ऐसा कई लोग बोलते होंगे। लेकिन अगर औसत पूछा जाए कि औसत कृषि जोत आकार कितना है, तो वो है 1.80 हेक्टेयर। कितना, तो कृषक जोत का औसत आकार आपसे पूछ लेगा, अगर औसत आकार पूछ लेगा तो आपको याद रखना है कितना है, 1.80 हेक्टेयर। कितना, 1.80 हेक्टेयर है औसत जोत का आकार, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसमें, तो छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के बारे में बात करते हैं। जो छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो आपका जो भी है सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो पूरा खिचड़ी पक जाएगा आपके दिमाग में। चलिए, प्रमुख फसल खाद्यान्न या फिर अनाज में कौन सी, तो बोलोगे सबसे ज्यादा धान होता है, बिल्कुल सही। दलहनी फसलें, दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आपको याद रखना है चना होता है। तिलहनी फसलें मतलब तेल में कौन सा, तो बोलोगे मूंगफली सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। दलहनी फसलों में चना, तिलहनी फसलों में मूंगफली। आंख बंद करिए, बहुत दिन हो गया है आपसे आंख बंद कराए हुए। बोलिए। खाद्यान्न या फिर अनाज फसलों में क्या सबसे ज्यादा होता है, धान, ये तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद दलहनी फसलों, दाल वाली फसलों में क्या क्या, तो बोलोगे दाल तो अलग अलग होती है, मसूर की होती है, उड़द की होती है, अरहर की होती है, चना की होती है, अलग अलग दाल होती है। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में क्या होता है, तो चना बूट आप खा लेना, उसके बाद आपको याद आ जाएगा, चने की दाल सबसे ज्यादा। तिलहनी में तो आपको बोलोगे मूंगफली। देखिए मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं मूंगफली जो भी आपको तिलहनी फसलें देखेंगी, तिलहनी फसलों में देखिए, दलहनी फसलों में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तिलहनी फसलों में आपको फैट मिलेगा। लेकिन ये जो मूंगफली है, मूंगफली में क्या आपको प्रोटीन भी मिलता है और आपको फैट मतलब वसा, दोनों चीजें मिलती हैं। मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तिलहनी फसलों में हमारे यहाँ मूंगफली सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने आपको बताया रबी फसलों में क्या क्या आती हैं, तो रबी फसलें कब, तो बोलोगे ठंडी के टाइम पे बोई जाती हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। खरीफ फसल जब चावल बोया जाता है, धान बोया जाता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास। उसके बाद जायद फसलें गर्मी के टाइम पे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और भिंडी। उसके बाद कृषि ऋण के बारे में हम बात करते हैं। कृषि ऋण 15 माह से कम अवधि के लिए अल्पकालीन ऋण, 15 माह से 5 साल के बीच में अगर कोई ऋण लिया है तो मध्यमकालीन ऋण, अगर कोई 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए ऋण लिया है तो उसे हम बोलते हैं वृहदकालीन ऋण।
कृषक जोत का आकार कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो एक किसान के पास एवरेज अगर पूछा जाए तो 1.80 हेक्टेयर जमीन है एक किसान के पास में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि। मान लीजिए ये आपका खेत हो गया, क्या हो गया, ये आपका खेत हो गया, ठीक है, और ये हमारा खेत हो गया, ठीक है, ये आपका खेत, ये हमारा खेत। अब आप कैसे हो, तो आप अभी जैसे ही बारिश हुआ तो आपने यहाँ पे धान लगा दिया, ठीक है, धान के बीज बो दिए, यहाँ पे धान हो गया। हाँ, हमने भी वही काम किया, हमने भी धान बो दिया, ठीक है, हम और हमारी भूमि हो गई यहाँ पे, ठीक है। हमने ये जो खेती किया है ये क्या हो गया, तो अभी बोलोगे ये शुद्ध भूमि, शुद्ध एवं निरा भूमि हो जाएगी। क्या, शुद्ध एवं निरा कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि फिर जब एक फसल आपने क्या किया, अभी धान लगा दिया, ठीक है, चलिए दोबारा की बात करते हैं। अब आपने धान काट लिया है, उसके बाद फिर से ये आपकी जमीन और ये हमारी जमीन, आप क्या किए, आप यहाँ पे फिर से कोई दूसरी फसल लगा दी, चाहे गेहूं हो चाहे जो दूसरी फसल है ना, आलू वगैरह कुछ भी लगा दिए, आप लगा दिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा आलसी इंसान, हम बोलेंगे हम नहीं लगाए, ठीक है। तो ये जो भूमि होती है इसे हम बोलते हैं द्विफसली भूमि। कौन सी फसल, द्विफसली भूमि, द्विफसली भूमि। द्विफसली भूमि में क्या हुआ, आपने यहाँ भी लगाया था, यहाँ भी लगाया, तो आपकी जो भूमि हुई वो द्विफसली भूमि हुई, लेकिन जो हमने लगाया वो द्विफसली भूमि नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही फसल यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझाना चाह रहा था कि शुद्ध एवं निरायोगी भूमि जो होती है वो कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में, द्विफसली भूमि कितनी है, मतलब कि वहां पे साल भर में 2 फसल ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए हम यहाँ पे फसलों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बांट देते हैं, शुद्ध एवं निरा कृषि भूमि, शुद्ध या फिर निरा कृषि भूमि। और जो दूसरी है वो है द्विफसली, क्या है वो, द्विफसली कृषि भूमि, ठीक है। एक है सकल कृषि योग्य भूमि, ठीक है। शुद्ध एवं निरा कृषि योग्य भूमि में हमारे छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है, मतलब कितना प्रतिशत क्षेत्र में शुद्ध एवं निरा कृषि योग्य भूमि, मतलब यहाँ पे फसल बोया जाता है, मतलब सब कोई फसल बोते हैं, वो पूछा जाए तो 46.30 लाख हेक्टेयर जमीन पे, कितना, तो 46.30 लाख हेक्टेयर जमीन पर शुद्ध एवं निरा कृषि योग्य भूमि है हमारे छत्तीसगढ़ में। द्विफसली मतलब दोनों फसल लेते हैं, शुद्ध वाली भी फिर अलग से भी बोते हैं ठंड टाइम में भी। ये कितनी है, तो लगभग 10 लाख हेक्टेयर, कितनी, 10 लाख हेक्टेयर जमीन में। सीधी सी बात है, ऐसा ये कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए सिंचाई के साधन कम हो जाते हैं, हो सकता है किसी के पास बोर ना हो, वहां पे क्या जो नहर आती है नहर की सुविधा ना हो, इसलिए ये जो भूमि है यहाँ पे अभी मानसून का टाइम है तो इस टाइम में तो सब धान लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास बोर की सुविधा नहीं है, कुआं नहीं है, तो क्या करेगा वो, तो द्विफसली भूमि यहाँ पे इसलिए कम हो जाती है। सकल भूमि जो होती है तो बोलोगे टोटल का काउंट कर दोगे आप, 46 10 कितना हो जाएगा, तो 56 लाख, तो 56 लाख हेक्टेयर, 56 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की कुल भूमि है, ये सकल भूमि है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जैसे आपको एग्जाम्पल समझाया था, एग्जाम्पल अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे समझना था। चलिए अगर आपसे पूछ ले कि शुद्ध एवं निरा कृषि की भूमि में सर्वाधिक कहाँ की भूमि है, सर्वाधिक शुद्ध एवं निरा कृषि योग्य भूमि में कहाँ की है सर्वाधिक, तो बोलोगे राजनांदगांव। कहाँ की, राजनांदगांव। राजनांदगांव में मतलब सबसे ज्यादा फसल बोया जाता है, सबसे ज्यादा जमीन पे फसल बोया जाता है, सबसे ज्यादा जमीन पे फसल कहाँ पे, राजनांदगांव में, ठीक है। अगर आपसे न्यूनतम पूछ ले भैया कि न्यूनतम बता दीजिए, न्यूनतम, तो आपको याद रखना है नारायणपुर। कहाँ पे, नारायणपुर में सबसे कम फसल बोया जाता है। सीधी सी बात है, पहाड़ी क्षेत्र है, इतना ज्यादा बारिश होता है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा, सब बह जाएगा, तो क्या ही बोएंगे वहां पे। द्विफसली में भी राजनांदगांव ही याद रखना है आपको, ठीक है, सर्वाधिक में। और सकल भूमि में भी आपको राजनांदगांव ही याद रखना है, मतलब राजनांदगांव में ही सबसे ज्यादा फसलें बोई जाती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जमीन जहां पे फसलें बोते हैं राजनांदगांव, सबसे कम जमीन जहां पे फसलें बोते हैं नारायणपुर। बस आपको 2 ही फैक्ट तो याद रखने हैं, यहां पर आप लिख लेना नारायणपुर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये जो स्लाइड है आपको समझ में आ गई। शुद्ध एवं निरा कृषि हम किसने बोला, जैसे बारिश हुआ हमने फसल उगा दिया, आपने भी उगाया, हमने भी उगाया, सबने उगाया, ठीक है, उसे हमने बोला। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 46 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पे शुद्ध एवं निरा कृषि योग्य भूमि है। द्विफसली में क्या,
आपने उगाया लेकिन हमारा मन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो क्या है, ना तो बोर है, ना तो नहर है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं बोया, आपने बोया, तो ये आपका जो जमीन है ये द्विफसली भूमि में आ गया। चलिए उसके बाद फसल के अंतर्गत क्षेत्र व उत्पादन। वाह, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार, यहां से क्वेश्चन पूछाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे क्या बोया जाता है, बताइए बताइए, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे क्या बोया जाएगा। तो बोलोगे यार सोचने दो, हमारे छत्तीसगढ़ में जमीन है। चलिए हम ये यहाँ पे फिर से जमीन बना लेते हैं, ये हो गया जमीन। ये जो जमीन है, ये जमीन में सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या बोओगे आप, बोलोगे धान बोया जाता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये धान सबसे ज्यादा बोया जाता है। अगर मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि दलहनी फसलों में बता दूं कि दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या बोया जाता है, तो बोलोगे दलहनी फसलों में नहीं पता हमें। चलिए फिर अगर हम आपसे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि चलिए उत्पादन की दृष्टि से बता दीजिए, कि उत्पादन की दृष्टि से अगर आपसे कोई पूछ ले कि उत्पादन की दृष्टि से तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्या उत्पादित होता है, तो बोलोगे क्या उत्पादन सबसे ज्यादा किस में होता है। देखिए बोना अलग होता है, मान लीजिए कि हम इतने बड़े क्षेत्र में बो दिए और यहाँ पता चल रहा है कि केवल और केवल 2 किलो तेल हो रहा है, मतलब 2 लीटर तेल या फिर 2 किलो यहाँ पे तेल या फिर दाल हो रहा है, ठीक है। वही चीज को हमने यहाँ पे इतने बड़े क्षेत्र में, केवल छोटे से क्षेत्र में हमने क्या बोला था, मसूर की दाल। ये इतने बड़े क्षेत्र में हमने अरहर की दाल बोई और यहाँ पे हमने क्या बोला, मसूर की दाल। तो क्या हो जाएगा, बोलोगे क्षेत्र तो इसका ज्यादा है लेकिन पैदावार इसका ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 किलो दाल हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से कभी कभी क्वेश्चन बहुत घुमाएगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये याद रखना है, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है और ज्यादा रटना नहीं है, पर रटने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, आपको समझना है। चलिए हम पहले खाद्यान्न के दृष्टिकोण से बात करते हैं, किसके, खाद्यान्न के दृष्टिकोण से। खाद्यान्न के दृष्टिकोण से, खाद्यान्न के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, तो आपको याद रखना है धान बोया जाता है, ठीक है। क्षेत्र मतलब आपको यहाँ पे हम पहले बताते हैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या बोया जाता है, तो धान बोया जाता है। उसके बाद क्या बोया जाता है, तो हमारे यहाँ गेहूं बोया जाता है। उसके बाद क्या बोया जाता है, तो उसके बाद मक्का बोया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है धान और गेहूं, ये दो ही चीज आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कट कर दीजिए। धान सबसे ज्यादा, उसके बाद गेहूं बोया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्पादन किसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन किसका होता है, तो बोलोगे सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो धान का होता है। उसके बाद मक्का का होता है, किसका होता है, तो उसके बाद मक्का का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो धान की होती है, उसके बाद जो दूसरी फसल होती है वो होती है मक्का की। क्षेत्र में बोला जाए मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोया क्या जाता है, तो धान, फिर उसके बाद गेहूं। लेकिन उत्पादन बोला जाए तो धान और उसके बाद मक्का, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए पहला यहाँ पे ये हो गया, ये खाद्यान्न वाला हो गया। अब हम दलहनी फसलों के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में क्षेत्र हो गया और उत्पादन हो गया। ये क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में बोया जाता है वो चना बोया जाता है, और उत्पादन में बोला जाए तो उत्पादन में भी सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो चना का ही होता है। तो हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो मुख्य दलहनी फसल है वो है चना, आपको याद रखना है। चलिए फिर अगर आपसे हम पूछ लें कि तिलहनी फसलों में बता दीजिए, किसके बारे में, तिलहनी फसल। तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोया क्या जाता है, तो बोलोगे क्षेत्र के अकॉर्डिंग बता दीजिए, सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या बोएंगे, राई सरसों बोते हैं, क्या, जिसे हम राई या फिर सरसों बोलते हैं, राई या फिर सरसों बोते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, तो उसके बाद हम बोलते हैं सोयाबीन। क्या बोलते हैं, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल है ना, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल भी होती है, सोयाबीन, है ना। चलिए क्षेत्र हमने बोया सबसे ज्यादा, क्या सबसे ज्यादा जमीन पे क्या बोला, राई सरसों बोया। लेकिन होता है क्या है, उसी टाइम पे क्या होता है, ओस पड़ता है, और क्या होता है, जो राई की फसल होती है वो क्या होती है, अक्सर देखोगे आप तो ठंड ज्यादा पड़ जाती है, और जो राई की फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका होता है, तो मूंगफली का होता है। किसका होता है, मूंगफली का। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ की जो मुख्य तिलहनी फसल है वो है मूंगफली। उसके बाद अगर कोई पूछे तो आपको याद रखना है सोयाबीन। पहले सोयाबीन ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मूंगफली ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको समझना क्या था यहाँ पे, कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में हम बो क्या रहे हैं आखिर, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में हम बो रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा मिल क्या रहा है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में हम बो तो रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे याद रखना था। तो खाद्यान्न में हमने देखा धान सबसे ज्यादा बो रहे थे, और धान सबसे ज्यादा हो भी रहा था। दूसरी जो मुख्य फसल है वो आपको याद रखना है, मक्का है, ठीक है। सेकंड मुख्य फसल, दूसरी मुख्य फसल,
दूसरी मुख्य फसल है ना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा एग्जामिनर है वो भी चाल चलेगा, क्या चाल चलेगा कि हमें हमें ये तो पता है कि सबसे ज़्यादा धान होता है, वो धान नहीं पूछेगा, सबसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, दूसरी मुख्य फसल बताइए। अब बोलोगे, आप क्या करोगे, बोलोगे हमें धान बस पता था, हमें दूसरा नहीं पता था, क्या है, मक्का है। ठीक है, मक्का है। दलहनी फसलों में अगर पूछ लिएगा तो चना है, दलहनी में तो चना है। उसके बाद देखिए तिलहनों में, तो तिलहनी में बोलोगे मूंगफली है मुख्य फसल जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बोया जाता है राई सरसों, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्पादन में आपको याद रखना है मूंगफली। चलिए उसके बाद फसल और सर्वाधिक उत्पादक जिला है ना। सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पे होगा, राजनांदगांव में। कहाँ पे होगा, राजनांदगांव में। क्यों होगा, देखिए कहीं ना कहीं ये एमपी से लगा हुआ है, और सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो सोयाबीन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो राजनांदगांव सबसे ज्यादा वहाँ पे सोयाबीन हो जाएगा। धान सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, जांजगीर चांपा में। कहाँ पे, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में क्यों होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे इतनी सारी नदियाँ बह रही हैं, बारिश भी, मैदानी क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे जमीन भी अच्छी है। पहली चीज़, वहाँ पे हसदेव नदी उधर साइड से आ रही है, इधर से महानदी साइड, महानदी भी जा रही है, इतनी सारी नदियाँ हैं, मतलब सिंचाई की बहुत अच्छे साधन है, इसलिए जांजगीर चांपा में धान सबसे ज़्यादा होता है। फिर गेहूं के बारे में, गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो बेमेतरा में। कहाँ पे, बेमेतरा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेमेतरा में काली मिट्टी अच्छी है, तो काली मिट्टी में गेहूं ज़्यादा होता है। फिर मक्का, मक्का कहाँ पे, तो बोलोगे मक्का जो है वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में। कहाँ, सॉरी, उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा है, बोलोगे बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर। देखिए हम आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं। जैसे सोयाबीन, सोयाबीन में आपको याद रखना है कि एमपी में सबसे ज़्यादा होता है, एमपी से लगा हुआ है राजनांदगांव, हमने ऐसे ही याद किया है। धान, जांजगीर चांपा में सिंचाई के अच्छे साधन है, बिल्कुल वहां पे हो जाएगा। ये जो गेहूं है, गेहूं तो बेमेतरा में है, यहाँ काली मिट्टी। मक्का, मक्का आपको याद रखना है बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर आपको याद रखना है, बलरामपुर। फिर कोदो कुटकी, कोदो कुटकी कहाँ पे, हमने आपको पहले भी बताया था, कहाँ पे, बस्तर में। सबसे ज्यादा बस्तर में कोदो कुटकी होता है। फिर चना कहाँ पे होगा, बताइए चना कहाँ पे होगा, काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी कहाँ पे, बोलोगे बेमेतरा। बेमेतरा बस में नहीं, राजनांदगांव में भी काली मिट्टी पाई जाती है, और राजनांदगांव में सबसे ज्यादा चना होता है। कहाँ पे, राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा चना हो जाता है। फिर गन्ना कहाँ पे होगा, जहाँ पे शक्कर मिल है, कहाँ पे है, कवर्धा में। ठीक है, उसके बाद राई या फिर सरसों सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ये है उत्तर प्रदेश का बलरामपुर। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर नहीं, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला। ठीक है, चलिए इतनी फसल आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी चाहिए। बाकी बहुत सारी फसलें हैं, अगर हम उसको याद कराएंगे तो पूरा का पूरा खिचड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन जो है यहां से आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बागवानी फसलों के बारे में। देखिए अनाज के बारे में हमने बात कर लिया, दलहन के बारे में बात कर लिया, तिलहन के बारे में बात कर लिया, सब्जी के बारे में बात नहीं किया, फूल या फल के बारे में हमने बात नहीं किया, मसाले के बारे में बात नहीं किया। वो सब किस में आते हैं, बागवानी फसलों में आते हैं। हम आपसे फिर से बोल रहे हैं क्या क्या, सब्जी, फल फूल, मसाले, पुष्प, ये सब किस में आते हैं, तो बागवानी फसलों में आते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसमें, खुद सोचिए आप, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो आप जरूर बोलेंगे कि सब्जी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बताइए इसमें से क्या बचा है, बोलोगे फूल बचा हुआ है, मतलब फूल जो आप अपनी प्रेमिका को देते हो वही फूल। हाँ, फूल, फल, फल मतलब जो आप खाते होगे, अनार से हो, ये सब चीजें फल। इसके अलावा क्या, मसाले। बताइए तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बोलोगे यार उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो होता होगा फल। बिल्कुल सही, फल। उम्मीद करता हूं आप फल ही बोले होंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे पुष्प हो जाता है, पुष्प, मसाले। ठीक है, उसके बाद मसाले। चलिए आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, सब बागवानी फसलों में सबसे ज्यादा सब्जी होता है, उसके बाद फल होता है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे कोई दिक्कत, इतना ही बचा दे रखिए। और इसमें याद रखने की ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बागवानी फसलों में आपको पता है फल के बिना भी काम चला लेंगे, लेकिन सब्जी हमारी थाली में होना चाहिए, है ना। चलिए अब पशु संगणना देख लेते हैं। पशु संगणना मतलब सबसे ज्यादा पशु कहाँ पे है, सबसे ज्यादा पशु मतलब होते कहाँ पे है, मीन सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या किसमें है, गाय, भैंस, बकरी, आखिर क्या है सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में पशु में। देखिए पशु संगणना के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो हमारे छत्तीसगढ़ में है वो है बकरे बकरियां। क्या है, बकरे बकरियां हैं, बकरे बकरियां सबसे ज्यादा है। उसके बाद भैंस वगैरह हैं। ठीक है, भैंस वंशीय, भैंस वंशीय है।
उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है बैल, उसके बाद जो सबसे कम है वो है गाय। ठीक है, उल्टा है, देखिए सोचिए उल्टा है, मतलब सबसे ज्यादा बैल सॉरी सबसे ज्यादा बकरे और बकरियां हैं, उसके बाद भैंस वंशी है, फिर बैल है, फिर गाय है। ठीक है, चलिए पशु बाजार के बारे में देख लेते हैं। पशु बाजार कहाँ पे लगता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जो पशु बाजार है, सबसे प्राचीन पशु बाजार जो है वो कहाँ पे, तो रतनपुर में लगता था। कहाँ पे, रतनपुर में। पशु बाजार मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पशु बाजार का मतलब ये होता है जहाँ पे पशुओं की खरीदी बिक्री होती है। ठीक है भाई, मुझे गाय चाहिए, हम गाय खरीदते हैं, हम चल भाई तू हमारा बकरा बकरी रख ले, ठीक है जा तू, है ना। तो वैसे ही जो पशु बाजार, जैसे कि हमारे यहाँ कपड़े की दुकान होती है, हम कपड़ा क्या करते हैं, कपड़ा बेच देते हैं, वैसे पशु बाजार कहाँ पे, तो रतनपुर में। लेकिन सबसे बड़ा बाजार अगर पूछ ले, सबसे बड़ा बाजार कहाँ पे लगता है, सबसे बड़ा पशु बाजार अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये क्या है, भैंसा थान। कहाँ जगह है, भैंसा थान, रायपुर में है। कहाँ पे है, रायपुर में। और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे बड़ा बाजार लगता है पशु का। ठीक है, तो पशुओं के बारे में आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पशु किसके हैं, तो बोलोगे बकरे बकरियां सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद भैंस है, उसके बाद बैल है, उसके बाद गाय है। पशु बाजार में सबसे प्राचीन जो पशु बाजार है वो रतनपुर में लगता था, और सबसे बड़ा पशु बाजार जो है वो है भैंसा थान, रायपुर में। चलिए अब आपको यहां पे याद रखना है पशुधन विकास के बारे में। पशुधन विकास मतलब क्या होता है, मतलब पशु से हमें जो चीजें मिलती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ। ठीक है, ये क्या काम करेगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या काम करने वाला है, तो दूध के बारे में। अब बताइए दूध कौन कौन सी जानवर देते हैं, बोलोगे हाँ यार गाय भैंस बकरी सब ये जो जानवर है वो दूध देते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो ब्रांड है वो ब्रांड का नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो ब्रांड का हमारे छत्तीसगढ़ का जो राज्य सहकारी जो ब्रांड है, मतलब राज्य का सहकारी जो ब्रांड है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी ब्रांड क्या है, सहकारी ब्रांड का नाम पूछ सकता है, सहकारी ब्रांड क्या है, तो अभी क्या है, देवभोग है। क्या है, देवभोग है। क्या है, देवभोग। पहले जो देवभोग है, ये देवभोग दूध का नाम क्या था, तो बोले पहले सांची बोलते थे, सांची आता था ना, सांची दूध है ना, पैकेट जो रहता है वो सांची पैकेट रहता था। लेकिन अभी क्या है, तो देवभोग रहता है। देवभोग क्या है, दुग्ध, हमारे राज्य का सहकारी ब्रांड है दूध का। ठीक है, तो हमारे राज्य का सहकारी ब्रांड देवभोग इसका नाम है, पहले क्या था, सांची था। चलिए अब मत्स्य संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। मत्स्य संसाधन, ठीक है, तो हमारे यहाँ मत्स्य संसाधन के लिए बोलोगे, पहली बात तो ये लगभग हमारे कितना, तो लगभग 96% क्षेत्र पे है ना, 94 to 96, आप यहाँ पे 94 to 96% क्षेत्र पे मत्स्य उत्पादन होता है। जहां भी पानी की सुविधा है, 94 से 96% क्षेत्र पे क्या होता है, तो मत्स्य का उत्पादन होता है। मत्स्य की क्रांति है ना, मत्स्य अगर मान लीजिए वहां पे पूछा है कि मत्स्य से रिलेटेड कौन सी क्रांति है, तो आपको याद रखना है नीली क्रांति, है ना। आपको एग्जाम में ये भाई बहुत बार क्वेश्चन भी बन चुका होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य से संबंधित है। मत्स्य के क्षेत्र में अगर मान लीजिए मत्स्य के क्षेत्र में कोई उत्पादन कर रहा है तो उसे कौन सा पुरस्कार मिलता है, राजकीय पुरस्कार, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार। कौन सा, मत्स्य के क्षेत्र में अगर कोई ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य के क्षेत्र में अगर कोई बढ़ावा दे रहे हैं, उसे क्या मिलेगा, बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार। क्या, बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार उसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें हमें मत्स्य के बारे में याद रखनी है। चलिए अभी हमने जो भी चीजों को पढ़ा है उसको एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा चीज और बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि, शुद्ध निरायोगी कृषि भूमि, द्विफसली भूमि, सकल भूमि। शुद्ध निरायोगी कृषि भूमि में कितना प्रतिशत क्षेत्र, तो बोलोगे 46 लाख हेक्टेयर जमीन। कितना हेक्टेयर जमीन, तो 46.30 लाख हेक्टेयर जमीन शुद्ध कृषि योग्य भूमि में आती है। द्विफसली भूमि मतलब जहां पे 2 बार फसल लेते हैं, 10 लाख हेक्टेयर। सकल में अगर आप काउंट कर दो 46 10 कितना हो जाएगा, 56 लाख हेक्टेयर। सबसे ज्यादा जमीन पे कहां पे फसल बोई जाती है, तो राजनांदगांव में। सबसे कम जमीन पे जहां पे फसल बोई जाती है, नारायणपुर में। द्विफसली भूमि में भी आपको राजनांदगांव याद रखना है, सकल भूमि में भी आपको राजनांदगांव याद रखना है, और न्यूनतम में अगर पूछ लेगा तो नारायणपुर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए
फसल के अंतर्गत क्षेत्र व उत्पादन, खाद्यान्न के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्र पे क्या बोया जाता है? धान बोया जाता है, उसके बाद गेहूं बोया जाता है। हमें मिलता क्या है सबसे ज्यादा? तो धान मिलता है, उसके बाद मक्का मिलता है। मक्का दूसरी मुख्य फसल है। उसके बाद दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या बोया जाता है? तो चना बोया जाता है। उत्पादन में अगर आपसे कोई पूछ ले तो उत्पादन में सबसे ज्यादा क्या होता है? चना ही होता है। तिलहनी फसलों में अगर पूछा सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या बोया जाता है? तो राई या फिर सरसों बोई जाती है। उसके बाद सोयाबीन बोया जाता है। तिलहनी मतलब तेल वाली चीजें। सबसे ज्यादा क्षेत्र में हम राई सरसों बोते हैं, लेकिन मिलता क्या है हमें? मूंगफली सबसे ज्यादा मिलता है। उत्पादन मूंगफली का, तो मुख्य तिलहनी फसल जो होती है वो है मूंगफली। उसके बाद सोयाबीन। उसके बाद देखिए फसल और सर्वाधिक उत्पादक जिला, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो बोलोगे राजनांदगांव में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से लगा हुआ है ये, है ना। फिर उसके बाद धान के बारे में आपको याद रखना, धान सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में। गेहूं बेमेतरा में। मक्का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बलरामपुर। उसके अलावा फिर कोदो कुटकी आपको बस्तर याद रखना है। चना आपको राजनांदगांव याद रखना है, क्योंकि एमपी से लगा हुआ है। एमपी में चना बहुत ज्यादा होता है, सोयाबीन बहुत ज्यादा होता है ना। और देखिए मक्का कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। चलिए उसके बाद देखिए गन्ना कवर्धा में, है ना। कवर्धा में शक्कर मिल है वहां पे। उसके बाद देखिए राई सरसों कहाँ पे? तो बोलोगे बलरामपुर में, यूपी से लगा हुआ। ठीक है, सारी चीजें याद हो गई। आगे चलते हैं। बागवानी फसलों में हम अब क्या देखिए, अनाज उगा लिए, तिलहन उगा लिए, दलहन उगा लिए। अब हम क्या करने वाले हैं? तो सब्जी फल पुष्प जो बचे हुए इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा सब्जी, उसके बाद फल, उसके बाद पुष्प, उसके बाद मसाले, है ना। तो बागवानी फसलों में क्या क्या? तो सब्जी फल पुष्प और मसाले, इनका सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा क्षेत्र पे क्या उत्पादित हो जाता है? तो बोलोगे सब्जी सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, उसके बाद फल उत्पादित होता है, उसके बाद पुष्प होता है। पशु संगणना, अगर हम इसकी गिनती करेंगे पशुओं के बारे में, यहाँ पे इंसानों की गिनती हो नहीं रही है, पशुओं की गिनती हो रही है। सबसे ज्यादा पशु में बकरे बकरियां, उसके बाद भैंस, उसके बाद बैल, उसके बाद गाय। पशु बाजार सबसे प्राचीन रतनपुर, सबसे बड़ा पशु बाजार भैंसा थान रायपुर। उसके बाद देखिए पशुधन विकास छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध जो ब्रांड है दुग्ध महासंघ का, वो ब्रांड का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है देवभोग। क्या नाम है? देवभोग। ठीक है, पहले नाम क्या था? पहले सांची नाम था। मत्स्य संसाधन के बारे में बात करते हैं। 94 से 96% जहां भी मान लीजिए तालाब है, जहां पे नदी में जहां पे मान लीजिए मछली पाल रहे होंगे, उस सारे जगहों में अगर पूछा जाए तो 94 से 96% जो क्षेत्र है वहां पे कहीं ना कहीं मछली का उत्पादन हो रहा है। मछली से रिलेटेड जो क्रांति है वो नीली क्रांति हम बोलते हैं, क्योंकि पानी नीला, इसलिए मछली कहाँ पे? पानी में रहती है, वो नीली क्रांति हो गई, मछली से संबंधित क्रांति। बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार मत्स्य संसाधन को बढ़ावा देने के लिए जो करता है उसको मिलता है। अब हम आगे जो थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको हमने पहले ही थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमने लिख ली, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है, फिर आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। चलिए कृषि उपज मंडी, हम देखिए कृषि उपज मंडी मतलब ये जो मंडी ही काम क्या करती है? बोलोगे जो हम धान अपने यहाँ से, जो हम अपने खेत से धान को लाते हैं, हम बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे? मंडी ले जाते हैं। हाँ, कृषि उपज मंडी कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो टोटल है 69। कितनी है? 69 कृषि उपज मंडी है। ठीक है, फिर कृषि उपज उप मंडी कितनी है? तो आपको याद रखना है 121 उप मंडियां हैं। कृषि उपज मंडी 69 है, कृषि उपज उप मंडी 121 है। प्राथमिक कृषि साख समिति कितनी है? तो आपको याद रखना है 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति। जो भी चीजें हैं सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो अभी 2023-24 का लेटेस्ट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग है। आपको अब करंट में जो चीजें हुई है यहाँ पे कुछ भी सुधार करने की जरूरत है। कोई भी बुक में अगर आपने पुरानी बुक पढ़ा होगा तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं इकोनॉमिक सर्वे में, कुछ भी नहीं सुधारना है आपको, सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। चलिए उसके बाद देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब क्या? जो हमें चावल मिलता है, जो हमें नमक मिलता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो कब से शुरू की गई हमारे छत्तीसगढ़ में? इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक, यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक मतलब सार्वजनिक, डी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एस मतलब सिस्टम। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से शुरू हुई हमारे छत्तीसगढ़ में? तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2008 से। कब? 2008 से कंप्यूटरीकृत व ऑनलाइन व्यवस्था मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन भी आवेदन करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी चीजें, सब कुछ वहाँ पे क्या कंप्यूटरीकृत कर दी गई है। कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है सारी सुविधाएं कर दी गई हैं। ठीक है,
इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया, तो 2012 में। जो हमारे राष्ट्र में बोला जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर 2013 में। लेकिन हमारे प्रदेश में 1 साल पहले ही लागू कर दिए। इसका मतलब क्या होता है, प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है खाद्य एवं पोषण सबको मिले, इसके लिए ये रूल लाया गया, ये अधिनियम लाया गया कि सबको क्या मिले, तो चावल मिले, दलहनी चीजें कुछ कुछ मिले। तो सरकार आपको देती होगी 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए में, वो क्या होता है, तो प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत में देती है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा पीडीएस कब से, 2008 से स्टार्ट होता है। और कंप्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन व्यवस्था है, इसमें प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू है, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है 2012 से। राष्ट्रीय स्तर से पहले ही लागू कर दिए गए थे, हम लोगों ने 2012 में लागू कर दिया और पूरे नेशनल लेवल पे 2013 पे हुई थी। उसके बाद देखिए धान खरीदी कंप्यूटरीकृत कब से लागू किया गया, तो जो धान खरीदना बेचना जो होता है, मतलब जो धान खरीदने का कंप्यूटरीकृत किया गया, वो कब से, 2007-8 से। ठीक है कि अच्छा इन्होंने 10 क्विंटल धान बेचा है, सारी चीजें कंप्यूटरीकृत कर दी गई हैं। फिर आपका जो पैसा रहता है वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। सारी चीजें कब, 2007-8 से कर दी गई। फर्स्ट किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पे, तो बोलोगे 2010 में राजनांदगांव में। कहाँ पे, राजनांदगांव में। फिर कोसा संबंधित जिला कौन कौन से हैं, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जिले हैं। कौन कौन से, तो यहाँ जो रायगढ़ जांजगीर चांपा के आसपास जो जिले हैं ना, बस वहीं कोसा होता है। हमने कोसा वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। कौन से चैप्टर, जब वन के बारे में हमने देखा था, तो वन से हमें कहीं ना कहीं कोसा प्राप्त होता है। तो कोसा के बारे में हमने वहाँ पे वन वाले में चैप्टर में भी बात किया था। चलिए यहाँ पे हमने क्या बोला, रायगढ़ आपको याद रखना है। चलिए रायगढ़ के नीचे में क्या है बोलोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा शक्ति है। शक्ति के बगल में क्या है, जांजगीर चांपा है, बिल्कुल जांजगीर चांपा है। और जांजगीर चांपा के बगल में क्या है, तो बोलोगे क्या है, बिलासपुर है, बिलासपुर। यहाँ पे है कोसा संबंधित जिले हैं, मतलब यहाँ पे कोसा होता है। चलिए राजकीय अनुसंधान केंद्र, राजकीय मतलब यहाँ पे जो हमारे राज्य के अनुसंधान केंद्र है, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मतलब कोसा से रिलेटेड वहाँ पे क्या होता है, तो अनुसंधान किया जाता है। कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है बस्तर में। कहाँ पे, बस्तर में। ठीक है, देखिए कोसा जो होता है, कोसा यहाँ पे बस्तर में भी होता है, बस्तर में बहुत कम, ना के बराबर। तो आपको मुख्यतः याद रखना है रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। ठीक है, लेकिन जो कोसा अनुसंधान केंद्र है वो बस्तर में है, आपको याद रखना है। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये भी बस्तर में है। अनुसंधान केंद्र से भी क्वेश्चन बनता है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, बताइए कहाँ पे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कहाँ पे होगा, रायपुर में। ठीक है, राजधानी रायपुर में। अभी जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे है, तो ये रायपुर में है। कहाँ पे है, रायपुर में। रायपुर का लाभांडी क्षेत्र, कहाँ पे, लाभांडी क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, तो चावल अनुसंधान केंद्र है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये है मैन पार्ट में। कहाँ पे है, मैन पार्ट में। टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मैन पार्ट में है। और टमाटर की राजधानी, अगर आपसे कोई पूछे टमाटर की राजधानी, तो टमाटर की राजधानी जो है वो है कहाँ पे, जसपुर के लुड़ेक में। कहाँ पे है, जसपुर के लुड़ेक में, लुड़ेक जसपुर। ठीक है, तो लुड़ेक जसपुर में टमाटर की राजधानी उसे बोला जाता है और टमाटर का अनुसंधान केंद्र मैन पार्ट में है। उसके बाद देखिए चाय का संवर्धन केंद्र कहाँ पे है, तो ये है जसपुर जिले में, सबसे ज्यादा चाय होता है वहीं पे है। उसके बाद इमली मंडी कहाँ पे है, तो इमली मंडी जगदलपुर। और ये जो जगदलपुर में इमली मंडी है ये है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी। ठीक है, चलिए अभी हमने जो थोड़ी बहुत चीजें अभी हमने पढ़ी है उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। यहां से हमने पढ़ा है, चलिए ये पढ़ लेते हैं। कृषि उपज मंडी टोटल कितनी है, तो 69 है। कितनी है, 69 है। फिर कृषि उपज उप मंडी कितनी है, तो ये है 121। मंडी काम क्या करती है, तो जो हमारी कृषि उपज रहती है वहां पे खरीदी और विक्रय का काम करती है। फिर उसके बाद प्राथमिक कृषि साख समिति कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में, 2058 है।
फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद में क्या है, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस 2008 में लागू किया गया, कंप्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन व्यवस्था है इसमें। फिर देखिए, प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया, 2012 में। राष्ट्रीय स्तर पर 2013 में लागू किया गया। फिर उसके बाद धान खरीदी कंप्यूटरीकृत कब किया गया, 2007-8 में किया गया। फर्स्ट किसान शॉपिंग मॉल कब, 2010 में, राजनांदगांव जिले में। कोसा संबंधित जिले कौन से हैं, तो रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है और छत्तीसगढ़ का मैप बनाने के बाद यहाँ रायगढ़ बिलासपुर वाले जो क्षेत्र है यानी इस क्षेत्र में आपको फोकस करना है, वहीं पे होता है कोसा। उसके बाद देखिए, राजकीय अनुसंधान केंद्र मतलब जहां पे खोज की जाती है, कोसा से संबंधित जो खोज की जाती है कहां पे, बस्तर में की जाती है, लेकिन कोसा होता कहां पे है, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में, ठीक है। फिर काजू से संबंधित जो खोज की जाती है वो है बस्तर में, ठीक है, बस्तर वाले काजू बहुत खाते हैं। कृषि रायपुर में, चावल लाभांडी रायपुर में, टमाटर मैनपाट में, टमाटर की राजधानी लुड़ेग जसपुर को बोला जाता है। उसके बाद चाय संवर्धन केंद्र कहां पे, तो जसपुर। उसके बाद इमली मंडी कहां पे, जगदलपुर, ये है बस्तर जिले में। तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में लगती है। चलिए अब आपकी अग्नि परीक्षा दीजिए यहाँ पे। चलिए अग्नि परीक्षा, उम्मीद करता हूं देखिए आज हमने 2 से 3 बार ही चीजों को पढ़ा है, 2 से 3 बार ही चीजों को पढ़ा है, फिर भी आपको अभी याद करना है जो हमने चीजें पढ़ी है, क्या हमें याद आई या फिर नहीं आई। चलिए पहले आप बताइए, चावल अनुसंधान केंद्र बताइए, ठीक है। फिर काजू अनुसंधान केंद्र बता दीजिए। फिर उसके बाद आपको टमाटर का अनुसंधान केंद्र बताना है, कौन सा, किसका, टमाटर का अनुसंधान केंद्र। अभी हमने देखिए सारी चीजें पढ़ी है, आपको याद आना ही चाहिए। उसके बाद अब बताइए कोसा का अनुसंधान केंद्र, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताइए कृषि का अनुसंधान केंद्र, ठीक है। उसके बाद बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, ठीक है, कब लाया गया था। उसके बाद ये बताइए कृषि मंडियां कितनी है, कृषि उपज मंडी कितनी है, ठीक है। और प्राथमिक सहकारी साख समिति कितनी है, सहकारी साख समिति कितनी है। फिर शुद्ध एवं निरा बोया क्षेत्र कितना है, और सर्वाधिक कौन से जिले में, सर्वाधिक जिला का नाम बताइए, फिर उसके बाद यहाँ पे बागवानी फसल जो होती है, बागवानी फसल उसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि कौन सी फसल बागवानी फसल में सबसे ज़्यादा होती है, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस आपको बताना है। उसके बाद आप बताइए कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, धान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कौन से जिले में होता है। उसके बाद आप ये बताइए चना सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होता है। चलिए आगे, उसके बाद आप ये बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक परिवार हैं, कृषक परिवार की संख्या बताना है आपको, ठीक है। फिर लघु कृषक कितने हेक्टेयर की जमीन रखते हैं, लघु कृषक। फिर उसके बाद आपको बताना है सीमांत कृषक कितने हेक्टेयर की जमीन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, क्या सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, राई सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए और आगे, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा बताना है आपको कि जो ऋण लेते हैं, जो कृषक लोग ऋण लेते हैं, वो हम लघु ऋण किसे बोलते हैं, लघु ऋण कितने माह का या फिर कितने साल का होता है, ठीक है। इसके अलावा और आप बताइए कि हमारे यहाँ कृषक उपमंडियाँ कितनी है, कृषक उपमंडियाँ, ठीक है, कृषक उपमंडी कितनी है, ये भी आपको बताना है। फिर पशु बाजार बताइए, पशु बाजार कहाँ पे लगता है, पशु बाजार सबसे बड़ा पशु बाजार कहाँ पे है, ठीक है। पशु संगणना बताइए, जो पशु संगणना होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पशु की संगणना बताइए, ठीक है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब हम इनको एक एक करके इनका आंसर देखते हैं।
उम्मीद करता हूं आपको 50-60% तो याद होगा, ज़्यादा नहीं याद होगा, इतना तो याद होना ही चाहिए। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है लाभांडी रायपुर में। कहाँ पे? लाभांडी रायपुर। चलिए आप क्वेश्चन लिख लेना और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आप देख लेना। 20 क्वेश्चन है, आपसे कम से कम 15 बनने चाहिए, 10 से 15 मिनिमम बनने चाहिए। अगर उससे कम बना है मतलब कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को ध्यान से सुना नहीं है। काजू कहाँ वाले ज़्यादा खाते हैं? बस्तर वाले। टमाटर मैन पार्ट। राजधानी लुड़ेग, ठीक है, लुड़ेग टमाटर की राजधानी, अगर राजधानी पूछेगा। कोसा कहाँ पे? बस्तर में, कोसा अनुसंधान केंद्र। कृषि का रायपुर में। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कहाँ पे? तो बोलोगे 2012 में, ठीक है, नेशनल लेवल पे 2013 पे। उसके बाद देखिए कृषि उपज मंडी कितनी है? तो 69 है। प्राथमिक सहकारी साख समिति कितनी है? तो आप बोलोगे 2058 है। शुद्ध एवं निरा बोया गया क्षेत्र कहाँ पे सबसे ज्यादा है और कितना है बताइए? तो हमने आपको बताया था 46.30 लाख हेक्टेयर। सकल में पूछा जाए तो 56.03 लाख हेक्टेयर है। तो शुद्ध एवं नीरा 46.30 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक, तो सर्वाधिक राजनांदगांव जिले में, और न्यूनतम पूछेगा तो आपको याद रखना है नारायणपुर। फिर बागवानी फसलों का सीक्वेंस बताना था, सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? तो बोलोगे सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फिर फल का। चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो जांजगीर चांपा। धान सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? जांजगीर चांपा में होती है। चना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? राजनांदगांव में होता है। कहाँ पे? राजनांदगांव में सबसे ज्यादा चना होता है। फिर उसके बाद बताइए कृषक परिवार कितने हमारे छत्तीसगढ़ में? 40.10 लाख, ठीक है। फिर लघु कृषक कितना उनके पास जमीन होनी चाहिए? तो 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। सीमांत कृषक 0 से लेके 1 हेक्टेयर के बीच में। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो बोलोगे कवर्धा में। कहाँ पे? कवर्धा में। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सोयाबीन कहाँ पे होता है? बताइए 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 कहाँ पे? राजनांदगांव। क्यों राजनांदगांव? क्योंकि राजनांदगांव जो है एमपी से लगा हुआ है। राई सबसे ज्यादा कहाँ पे? यूपी से लगा हुआ, बलरामपुर। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे? गेहूं बेमेतरा में। कहाँ पे? बेमेतरा में, काली मिट्टी है वहां की। उसके लास्ट स्लाइड ऋण है ना, जो लघु ऋण लेते हैं वो कितना रहता है, कितने माह का? तो टोटल 12 माह से कम अवधि के लिए जो ऋण लेता है, मतलब मान लीजिए मुझे ऋण चाहिए खेती करने के लिए, मैं 15 माह से कम महीने के लिए, मैं 15 माह से कम में मैं आपका ऋण लौटा दूंगा, उसे क्या बोलेंगे? लघु ऋण। 15 माह से कम। 15 माह से 5 साल के लिए क्या होता है? तो बोलोगे वो मध्यकालीन ऋण होता है। फिर वृहद या फिर दीर्घकालीन जो ऋण होता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो 5 साल से अधिक के लिए होता है। कृषि उपमंडी कितनी है? तो कृषि जो उपमंडी है वो है 121। पशु बाजार सबसे ज्यादा है ना, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कहाँ पे? तो भैंसाथान रायपुर, भैंसाथान रायपुर। पशु संगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्या है? तो बकरा बकरी, बकरा या बकरी। उसके बाद में क्या है? तो उसके बाद में भैंस है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में बैल है। उसके बाद में क्या है? तो सबसे कम गाय है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।